हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स न्यूज़ में रहे पिछले साल और देखेंगे कि उनका बेसिकली मीनिंग क्या निकलता है। संविधान के थ्रू ही पढ़ेंगे ताकि क्लैरिटी हमें मिले उन टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला जो आर्टिकल है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा वह है आर्टिकल 130। देखिए, हम थोड़े ऑफ बीट आर्टिकल्स की बात करेंगे इसमें। 19, 21, 14 ये तो सबको पता होते हैं, लेकिन जो ऑफ बीट यानी कि इन मेन स्ट्रीम से थोड़े अलग आर्टिकल्स है ना, उस पे भी सवाल यूपीएससी पूछता है। फॉर एग्जाम्पल 2023 के प्रीलिम्स में आर्टिकल 335 और आर्टिकल 355 के ऊपर बेस्ड सवाल पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूज में है, रेलेवेंट है, इसलिए आर्टिकल की बेसिक जानकारी आपके पास होगी। आर्टिकल 130 कहता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां होगी। व्हाई वाज दिस इज न्यूज? बेसिकली पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस। इस स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें रिकमेंडेशन दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अपने रीजनल बेंचेस बनाने चाहिए और इस रिकमेंडेशन को लॉ मिनिस्ट्री को सौंप दिया। और इस कमेटी का यह कहना है कि लॉ मिनिस्ट्री हैज एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन। अब ये रीजनल बेंचेस क्या होता है? रीजनल बेंचेस होगा कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है तो उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एटलीस्ट कुछ जोन्स में या कुछ रीजन्स में अलग बेंचेस बिठा सकते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस परमानेंटली आएंगे। क्या अभी ऐसा होता है? नहीं। अभी के लिए हम आर्टिकल 130 को देखते हैं। 130 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली में होगी और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटली एक ही जगह पे है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो है दिल्ली। इसको चेंज करने की जो पावर है वो किसके पास है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन वो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के ये नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को कंसल्ट करके दोनों को एक साथ फैसला लेना होगा, तभी रीजनल बेंचेस या सीट बन पाएगी। अदरवाइज सिर्फ प्रेसिडेंट को या एग्जीक्यूटिव को ऐसा लगता है तो यह काम नहीं हो सकता है, जैसा कि आर्टिकल क्लियरली आपको बताता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 142 वॉज इन न्यूज। क्यों? चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन हुए जिसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक्शन था वहां चंडीगढ़ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए या मेयर के इलेक्शन के लिए बेसिकली वो गलत था और उसे रिवर्स करते हुए उन्होंने आउटकम भी रिवर्स कर दिया। बीजेपी जीती थी वो इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो मेयर चुने जाएं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्लेनरी पावर्स का इस्तेमाल किया। किसका? प्लेनरी पावर्स। प्लेनरी पावर्स का मतलब होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस करने की पावर देता है तो उसे वो यूज करते हुए कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है विच हैज द सेम इफेक्ट एज अ पार्लियामेंट्री लॉ और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जब कोई केस जाता है तो आपको यह पता होगा कि जनरली क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं आमतौर पे और एक के फेवर में और दूसरे के अगेंस्ट जजमेंट जाना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बियॉन्ड जाते हुए मामले में कंप्लीट जस्टिस भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर कोल माइनिंग का केस सुनते हुए सारी की सारी कोल माइनिंग्स की जो एलोकेशन हुई है अभी तक वो ब्लॉक कर दे, मतलब रोक दे, उसके ऊपर स्टे लगा दे, है ना, या ये कह दे कि देखिए हाईवे के 500 मीटर दूर तक कोई भी शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। दिस इज अ ग्रैंड स्टेटमेंट, एन ओवरआर्चिंग स्टेटमेंट जो शायद जजमेंट का पार्ट नहीं है, जजमेंट में रिक्वायर्ड नहीं था ये, लेकिन कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है। इसी को आर्टिकल 142 के अंदर बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है जो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा, जैसे कि कोई कानून अप्लाई होता है। यही है आर्टिकल 142 और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की प्लेनरी पावर्स। नेक्स्ट आर्टिकल जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जो न्यूज में था वो था 244। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आपको रटना पड़े आर्टिकल्स, है ना, दे शुड कम नेचुरली इन योर माइंड जब आप टॉपिक के इंटरलिंकेज को समझें। अब आर्टिकल 244 जो है वो इसलिए खबर में है क्योंकि लद्दाख
काफी समय से लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और 5th और 6th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान में इंट्रोड्यूस कहां किया जाता है? आर्टिकल 244 में। 6th शेड्यूल इज एप्लीकेबल ऑन 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसको आप AMTM के नाम से याद रख सकते हो। और 5th शेड्यूल इज एप्लीकेबल ऑन ऑल अदर स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम दीज 4 स्टेट्स। ऑल अदर स्टेट से मेरा मतलब ये नहीं है कि इंडिया में जितने भी स्टेट है सब जगह 5th शेड्यूल लगता है। अब 5th शेड्यूल कहां लग सकता है ये डिफाइन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और 10 स्टेट्स ऐसे हैं जहां 5th शेड्यूल अप्लाई होता है। पर हमारा यहां डिस्कशन 5th शेड्यूल को लेके नहीं होगा, 244 आर्टिकल को और 6th शेड्यूल को ध्यान में रखते होगा। लद्दाख 6th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड काफी समय से करता जा रहा है, और ये जो पावर्स है 244 के अंदर आपको बताती है कि भाई शेड्यूल्ड एरियाज होंगे इंडिया में कुछ, और कुछ ट्राइबल एरियाज होंगे। जो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं उन्हें शेड्यूल्ड एरियाज बोला जाएगा, जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं उन्हें ट्राइबल एरियाज बोला जाएगा। लेकिन 244 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है या क्लॉज है जिसे अक्सर हम मिस कर देते हैं, वो है 244A, कैपिटल A। 244A एक ऐसा यूनिक आर्टिकल है जो भारत के केस में एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बनाने की बात करता है। जी हां, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। ये कौन सा स्टेट है? असम। तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 से ये वाला जो आर्टिकल है ये भारत के संविधान में रखा गया, जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कानून बना के आसाम के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट भी बना सकता है। एन ऑटोनॉमस स्टेट कैन बी क्रिएटेड विद इन आसाम बाय पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ। और उस स्टेट में वो ट्राइबल एरियाज भी हो सकते हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं, या उसके अलावा कोई और एरियाज भी हो सकते हैं। उस स्टेट विद इन अ स्टेट की एक लेजिस्लेचर भी हो सकती है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकती है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में हर स्टेट की होती है। दिस इज वन पॉइंट दैट आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ असम, नोवेयर एल्स। एक छोटा सा रिमाइंडर, शेखर टू शिखर हमारा जो जीएस का फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च हो चुका है, जहां पे सभी जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट, ऐसे के कंटेंट और इवैल्यूएशन, मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन सब होलिस्टिकली अवेलेबल है, और लाइव सेशंस के थ्रू आपके डाउट्स भी रिजॉल्व किए जाएंगे। दिस बैच इज डायरेक्टली अंडर द गाइडेंस ऑफ शेखर सर, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। 6th शेड्यूल के बारे में जाने। 6th शेड्यूल में क्या होता है कि आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन्स बनाने की पावर दी जाती है। कौन डिक्लेयर करता है कि स्टेट में कोई पर्टिकुलर रीजन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है या रीजन है? डिक्लेयर करते हैं गवर्नर। सो गवर्नर कैन इंक्लूड एनी पार्ट, गवर्नर कैन एक्सक्लूड एनी एरिया, गवर्नर कैन मेक अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि 2 लेवल पे काउंसिल्स बनाई जाए इसमें, एक है रीजनल काउंसिल और दूसरी है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट होता है, यहां पे जो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, इट मे नॉट बी द सेम एज द डिस्ट्रिक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। वो अलग तरीके से डिफाइन करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में और ऑटोनॉमस रीजन में दोनों में काउंसिल बनाई जा सकती है। 6th शेड्यूल कहता है कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर 30 मेंबर होंगे। इन 30 में से 26 जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आएंगे, और 4 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा। ये जो 26 मेंबर हैं ये 5 साल की टर्म के लिए रहेंगे, 5 इयर्स की टर्म के लिए रहेंगे, अंटिल अगर ऐसा हो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले डिसॉल्व हो जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग, आई विल टॉक अबाउट दिस एज वेल। अब क्या होता है, इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास 3 सेट ऑफ पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और जुडिशियल पावर्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़े कानून बना सकते हैं और अपने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। आई रिपीट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह अपने एरिया में इन सभी सब्जेक्ट्स, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, झूम जो होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, सैनिटेशन,
इन सभी मैटर्स के ऊपर कानून भी बना सकते हैं, इन सभी मैटर्स के ऊपर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी रखते हैं। इनफैक्ट इनके पास रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन के अधिकार भी होते हैं। और ये यहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जुडिशियल बॉडीज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रीजनल लेवल पे या विलेज लेवल पे कोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, all the high level cases will not come, या high degree of pedigree of criminal cases may not come under them, but personal laws की implementation है ना, या आपस में जो disputes है लैंड को रिलेटेड, वो रिजॉल्व करने के लिए जुडिशियल पावर्स भी इनके पास हो सकती है। और तो और यहां पे 6 शेड्यूल एरियाज में लाइसेंस या लीज दी जाती है माइनिंग के लिए। अब इस लाइसेंस या लीज के लिए जो माइनिंग दी जाएगी किसी माइनिंग कंपनी को, उसमें से वो माइनिंग करते टाइम रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी क्या होता है कि मान लीजिए आप एक फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड परसेंटेज डिसाइड कर लो कि जितना आपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए उसकी वैल्यू का कुछ अमाउंट हमेशा रॉयल्टी के तौर पे जाएगा। किसके पास जाएगा? ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास। अब ये परसेंटेज अमाउंट कितना होगा, ध्यान से सुनना, ये परसेंटेज अमाउंट कितना होगा, कितना परसेंट होगा, ये डिसाइड करना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ कंसल्ट करके डिसाइड कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नर को लगता है कि नहीं X% नहीं होना चाहिए, ये Y% होना चाहिए, तो ये गवर्नर का फैसला है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो कितनी रॉयल्टी मिलती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है, यहां पे याद रखना है आपको। इसके अलावा पार्लियामेंट का बनाया गया कानून क्या 6 शेड्यूल एरिया में अप्लाई करता है? देखिए बाय डिफॉल्ट तो नहीं करता है, लेकिन अगर उसे एक्सटेंड करना है 6 शेड्यूल एरिया में तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। आसाम के लिए अलग कैटेगरी और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए अलग कैटेगरी। अगर तो यह कानून पार्लियामेंट का बनाया गया है तो आसाम में यह गवर्नर एक्सटेंड करेंगे और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अंदर यह प्रेसिडेंट एक्सटेंड करेंगे। वेराज अगर यह कानून स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया गया है, अगर यह कानून स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया गया है तो आसाम में भी गवर्नर ही इसे एक्सटेंड करेंगे और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में भी गवर्नर ही इसे एक्सटेंड करेंगे। कहां एक्सटेंड करेंगे? 6 शेड्यूल एरिया के अंदर, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। तो आपको यह समझना है कि पार्लियामेंट्री लॉज और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल में अप्लाई नहीं होते। इनफैक्ट 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज सिस्टम भी नहीं होता है, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट से लाया गया था। इस हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और पावर होने की वजह से ही लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। दोस्तों रैपिड रिवीजन पॉलिटी का चल रहा है और अगर आप अभी भी कुछ घंटों में पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं, जहां मैंने पर्सनली ये सभी टॉपिक्स कवर करवाए हैं। इसके अलावा 6 शेड्यूल के अंदर बोला जाता है कि आप एक कमीशन बनाएंगे, गवर्नर को बोल दिया जाता है, जो 6 शेड्यूल की इंप्लीमेंटेशन को देखता है, डे टू डे इंप्लीमेंटेशन को देखता है, किस तरीके से वो काम कर रही है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसे देखता है। और अगर वो रिकमेंडेशन दे दे कि भैया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो काम नहीं कर रही, वो अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही, तो उस काउंसिल को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। उस काउंसिल को गवर्नर के द्वारा डिसॉल्व भी किया जा सकता है, मतलब 5 साल से पहले डिसोल्यूशन का प्रोसेस किया जा सकता है। यह बात आपने याद रखनी है और प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि दिस इज प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल। नेक्स्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं, जिसके जो न्यूज में था आर्टिकल 293। अरे ये 293 की न्यूज में था और इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने केरला गवर्नमेंट के एक कंसर्न को 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया। केरला गवर्नमेंट का कंसर्न यह था कि सेंटर हमारे ऊपर नेट बोरोइंग सीलिंग लगा रहा है, एनबीसी लगा रहा है। इतना ही नहीं, वो एक लिमिट लगा के हमें बता रहा है कि एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हम कितना पैसा बोरो कर सकते हैं, और उस बोरोइंग लिमिट के अंदर वो ऐसी बोरोइंग या ऐसे अमाउंट भी इंक्लूड कर रहा है जो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बोरो नहीं कर रही।
इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी है, पीएसयू भी है, उसकी बोरोइंग को भी ये नेट बोरोइंग सीलिंग में गिन रहा है। और तो और जो पब्लिक अकाउंट है स्टेट का, पब्लिक अकाउंट के बारे में सुना है? अब देखिए पॉलिटी की खूबसूरती ही यही है कि आप एक आर्टिकल के बारे में बात करते नहीं रह सकते क्योंकि इंटरलिंकेज ही इतने। आर्टिकल 266 में बताया जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जितने भी गवर्नमेंट के पैसे होते हैं वो एक पब्लिक अकाउंट में होते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी एक पब्लिक अकाउंट होता है और स्टेट के पास भी एक पब्लिक अकाउंट होता है, जहां पे स्मॉल सेविंग्स के फंड जो होते हैं, है ना, या लोगों के जो सरकारी खातों में, पोस्ट ऑफिस वगैरह में डिपॉजिट्स होते हैं, वो सब इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं। अब पब्लिक अकाउंट में भी जितना पैसा है उसे भी बोरोइंग लिमिट में रखा गया, बिकॉज सम वे और द अदर दे हैव टू रिटर्न दैट मनी। तो ये कंसर्न्स लेते हुए केरला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये लिमिट लगाई हुई है, ये आर्बिट्रेरी है, ये हमारी फिस्कल ऑटोनॉमी को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जबकि स्टेट का डेट जो है, स्टेट का डेट एज पर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। सेंटर इससे एग्री नहीं करता है, और ये नेट जो बोरिंग लिमिट लगाई गई है, इसके लिए सेंटर ने कहा कि हमें दो जगह से हमें ये हिदायत मिलती है कि ऐसा हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन। तो जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंडेशन दिया था कि सर देखिए आप स्टेट्स की बोरोइंग के ऊपर लिमिटेशंस लगा सकते हैं। सेकेंड रीजन दे से इस 2018 के अंदर, 2018 के अंदर एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट में भी हमने बदलाव लाया, पार्लियामेंट का कानून है, जिसके थ्रू हमने स्टेट्स के ऊपर बोरोइंग लिमिट लगाई। और सिर्फ यही दो नहीं, ये दो काम करने के लिए संविधान की तरफ से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है एज अ सेंटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कैसे मिलती है, तो सरकार ने कहा सर 293 आर्टिकल पढ़ लीजिए एक बार। 293 आर्टिकल रेगुलेट्स द बोरोइंग बाय द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स कितना पैसा बोरो करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसे रेगुलेट करता है। 293 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विद इन द कंट्री ही बोरोइंग कर सकती है, और विद इन द कंट्री बोरो करते हुए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की गारंटी पे ऐसा कर सकती है। इसके अलावा बोरोइंग में सेंट्रल गवर्नमेंट भी गारंटी दे सकता है, एज अ गारंटर वो आ सकता है और कह सकता है कि कोई बात नहीं, कहीं से बोरो कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्ट एज गारंटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज ओवर हियर इज क्लॉज नंबर 3, जिसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट करता है कि स्टेट में नॉट विदाउट कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग लोन। मतलब अगर गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोरोइंग की हुई है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली बोरो किया गया पैसा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे लिया गया पैसा हो, ठीक है, सो इफ देयर इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लोन विच इज मेड टू द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेयर अ गारंटी हैज बीन गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन for the next borrowing, for the fresh amount of money that you borrow, you have to ask the center. इसी क्लॉज को साइड करते हुए सेंटर ने कहा कि नेट बोरोइंग लिमिट या नेट बोरोइंग सीलिंग हम लगाते हैं। प्रेजेंटली ये 3% ऑफ जीएसडीपी पे फिक्स की गई है सेंटर के द्वारा, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3% ही बोरो किया जा सकता है एक फिस्कल ईयर के अंदर। अब ये जो क्लॉज है इसको लेके लड़ाई चल रही है केरला और सेंटर के बीच में, जहां केरला कह रहा है हमें 26,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए और सेंटर कहता है हम नहीं देंगे। लेकिन इसका जो फैक्चुअल मामला है ना, यानी 293 की इंटरप्रिटेशन जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जा चुकी है। जब वो जजमेंट आएगी हम उसे एनालाइज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको 293 में लिखा क्या है एग्जैक्टली ये समझ आनी चाहिए, जो मैंने आपको समझा दिया है। So these were the articles that I wanted to discuss with you. There are some more articles which I want to discuss with you and I want to do that before prelims. तो अगर आप चाहते हो इस वीडियो का पार्ट 2 बने तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिए और मैं जरूर आपके लिए वो लेके आऊंगा। धन्यवाद।